और जब हम धरती से बैठकर चांद तक कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या एक छोटी सी मामूली सी ईवीएम की मशीन हैक नहीं हो सकती? वो इलेक्शन कमीशन बाबा आदम के जमाने में जी रहा है। सबसे पहले गृह मंत्री बदला जाता, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाता, और देखते ही देखते पूरी भारतीय जनता पार्टी बदल जाती। आज देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रखा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट हासिल करने का। जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप के जूते और चप्पल नहीं उठाए, वो नेताओं के, राजनेताओं के जूते उठा रहे हैं। ईवीएम डिसाइड करती है हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या ये भी मोदी जी की टेक्नोलॉजी है कि रात को ईवीएम चलने लगता है? नींद की बीमारी है क्या ईवीएम को? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव जिसके बड़े अरसे से इंतजार था वो अब आ चुका है। कुछ ही महीने समय बाकी रह गया और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है ईवीएम। सड़कों पर वकील सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं और लगातार ईवीएम को घेरा जा रहा है। मोहित शर्मा, आप क्या कहेंगे? टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। देखिए, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, आज देश दुनिया में बैठ के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मोबाइल फोन पर बात करता है, तो ये नतीजा है इस देश में टेक्नोलॉजी का। अगर कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, तो ये सब नतीजा है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का। और जब हम धरती से बैठकर चांद तक कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या एक छोटी सी मामूली सी ईवीएम की मशीन हैक नहीं हो सकती? मैं इस देश के अंदर उन तमाम लोगों को, वैज्ञानिकों के ऊपर, या तो जो इलेक्शन कमीशन इस तरीके की बात कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन बाबा आदम के जमाने में जी रहा है। मैं ओपन बात बोलता हूं, तभी इलेक्शन कमीशन इस तरीके की बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो हैक ना हो सके। जब पेगासिस के जरिए देश के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जानकारी लीक हो गई थी, आपने देखा ही था, तो एक बात मुझे बताइए, एक मशीन हैक नहीं हो सकती? जो मशीन टोटल जो है डिजिटल के ऊपर ऑपरेट होती है। बहुत सारे जरिए हैं, सैटेलाइट के जरिए, चिपिंग के जरिए, बहुत सारे जरिए हैं जो मशीन को मॉनिटर भी किया जाता है, उसको हैक भी किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग जन जागरूक अभियान चला रहा है और कह रहा है कि ईवीएम के खिलाफ जो है जनता को भ्रामक संदेश दिए जा रहे हैं, उसको भटकाया जा रहा है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ना तो मैं किसी पार्टी का सदस्य और ना मैंने किसी पार्टी की सदस्यता ले रखी है। मैं भारत देश का एक नागरिक हूं और भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरे को शक है। मैं कहता हूं कि मशीन हैक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता मशीन में। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि आप ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगाइए। उसके रीजन भी तो वैलिड रीजन दीजिए ना। चुनाव मैं कहता हूं कोई रीजन नहीं है, मैं कहता हूं कोई रीजन नहीं है, शून्य रीजन है। हम कहते हैं कि हमें ईवीएम जी चुनाव फिर कैसे होंगे? पहले कैसे होते थे? अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है, 150 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की। अच्छा, पहले तो थी नहीं, पहले के मुकाबले पहले भी तो आबादी थी। एक बात मुझे बताइए कि एक गलत तरीके से नेता चुनकर आ रहा है और इसके साथ साथ एक कानून भी पारित होना चाहिए। अभी जो हमारी सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी को तो बदल दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ एक कानून और ले आते जिसमें यह हो जाता कि जिसके ऊपर भी चोरी, डकैती, रेप और बलात्कार जैसे मुकदमे चल रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले देश के गृह मंत्री की कुर्सी छीनती, सबसे पहले गृह मंत्री बदला जाता, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाता, और देखते ही देखते पूरी भारतीय जनता पार्टी बदल जाती। आज देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रखा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट हासिल करने का, बस और कुछ नहीं है। जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप के जूते और चप्पल नहीं उठाए, वो नेताओं के, राजनेताओं के जूते उठा रहे हैं। अरे घर में अगर माँ बाप के जूते चप्पल उठा लिए होते तो आज माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रह रहे होते। इनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और ये बाहर जो है सरकारों के, नेताओं के जूते उठा रहे हैं। इन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेता सिर्फ आपको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। बाकी आपको इस्तेमाल किया जाता है धर्म के नाम पर दंगे कराने के लिए, उपद्रव कराने के लिए, बस। बाकी एक भी नेता का बच्चा ना तो आपको किसी आरएसएस, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद और ना तमाम जो संस्थाएं हैं उनके अंदर दिखेगा। सब नेताओं के बच्चे आपको विदेश में पढ़ते हुए दिखेंगे, अच्छी और बेस्ट एजुकेशन लेते हुए दिखेंगे। किसी के बच्चे आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में नजर आएंगे, किसी के बच्चे बीसीसीआई में नजर आएंगे, किसी के बच्चे ओएमजीसी में नजर आएंगे, और जो भाजपा की गुलामी करता है वो भैया बोर्ड में मेंबरशिप ही लेता है, ये याद रखिएगा, ये राज्यसभा पहुंचता है। मोहित जी ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम अभी तो नहीं आई है, ईवीएम से इससे पहले कांग्रेस के समय से ईवीएम आई है। कांग्रेस ईवीएम को लेके आई, उस समय कभी भी कोई क्या कहते हैं निशान नहीं लगाया लोगों ने। एक बात आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मोबाइल फोन आया, ठीक है जी, मोबाइल फोन आया तब तो मोबाइल फोन कीपैड आता था, ठीक है। आज मशीन आई M1,
M2, अब M3 आ गई। पता है आपको कुछ? अरे आपको पता है पहले जब कीपैड का फोन था, कीपैड का फोन कभी आपने हैक होते हुए सुना था? स्मार्टफोन आया हैक हुआ ना, स्मार्टफोन आया हैक हुआ ना। ठीक उसी तरीके से M1 थी मशीन, M2 से वोटिंग होती थी, M3 आई। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब वोटिंग तो करवाना था तो वोटिंग के लिए M2 और M3 लाने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन कमीशन हमें इस बात का जवाब दे दे। आखिर क्या दिक्कत थी M2 M1 में? बताइए ना आप मुझे, है आपके पास जवाब? अरे सब चुप हो गए, आप गूंगे हैं क्या? टेक्नोलॉजी अपडेट। ये मैंने इनको इसलिए बोला है कि एक मोबाइल फोन है और एक व्यक्ति है जो भारत देश का भविष्य तय कर रहा है। ईवीएम डिसाइड करती है हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो प्रधानमंत्री देश का भविष्य तय करता है। भारत देश की इकोनॉमी, भारत देश की जीडीपी वो डिसाइड करता है कि किसान की हालत क्या होगी, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश में रोजगार कैसे बढ़ेगा। और आप कह रही हैं कि मोबाइल फोन, एक नेता की तुलना आप मोबाइल फोन से कर रही हैं? एग्जाम्पल आपने दिया, नहीं मैंने अरे आप कैसी बात कर रही हो? आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने एग्जाम्पल दिया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मोबाइल फोन की जगह दूसरा तरीका क्या है आप मुझे बता दीजिए। ईवीएम की जगह दूसरा, बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम समय की बचत कर रहे हैं, अरे मशीन भैया, से काम आसानी से और जल्दी से हो जाता सरकारी है। बस कंडक्टर, जरा मुझे आप ये बताएं, मुझे बस आप कंडक्टर जी पहले आप ये तब बताएं अपने मुझे। शब्दों नहीं, पर, नहीं, आप अपने शब्दों पर, आप मुझे ये बता रहे हैं, कुछ मेरा सब जगह लगो, मेरी बात सुन आपसे लीजिए। सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। सरकार मैं कह रही है, आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अब आपसे मेरे आप सवाल का आप जवाब दे दो। हाँ। जैसे हमारे पास में ईवीएम की जगह पर हमारे पास बैलेट पेपर का ऑप्शन है, मोबाइल फोन की जगह आपके पास क्या ऑप्शन है जरा मुझे बता दो, फिर कीपैड मैं वो इस्तेमाल कर लूंगा। पे आ जाएं, आप कहना कीपैड चाह रहे पे हो। अरे मैं आपसे सरकार तो लाई दिया। अरे सर मेरी बात सुन, करेगा या डिमोलाइज जाएगा? है? देश में तरक्की होगी ना। देश में तरक्की हो रही है, हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री, अरे मेरी बात सुन लीजिए तो खड़े होकर, अरे आपकी तरह ना मोबाइल फोन लेकर, मेरी बात सुन लीजिए। आप 2G चलाते थे, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तो देश तरक्की नहीं करेगा। अच्छा एक मेरी बात सुन लीजिए। 2G आया, 3G आया, 5G आया, मेरी बात को जवाब तो दे दीजिए, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ईवीएम की जगह हम बैलेट पेपर से चुनाव कर सकते हैं, ये मोबाइल फोन कहां से आया? मेरे को आप ये बताओ, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और अगर उसमें गड़बड़ी की लोगों को आशंका है तो ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं। और आप मुझे एक बात बताइए, जो वर्जन M1 में था, M1 से भी वोटिंग होती थी, M2 से भी वोटिंग होती है और M3 से भी वोटिंग होती है। ये तो है नहीं कि M3 आपको रिजल्ट भी बता देती है। तो टेक्नोलॉजी अपडेट करने का फायदा क्या हुआ? हमने कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे, कीपैड फोन में व्हाट्सएप नहीं चलता था, अपडेट किया तो व्हाट्सएप चला ना। तो मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि ईवीएम को अपडेट करने का कारण क्या है? अब बताइए मुझे, बताइए। कमीशन भी तो चुनौती दे रहा है कि लाओ ईवीएम मेरे सामने हैक करके दिखा दो। एक बात आप मुझे बताइए, मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो चीज, अब एक बात मुझे बताइए, हैक बैंक अकाउंट भी होता है, हैक कंप्यूटर भी होता है, हैक मोबाइल फोन भी होता है। मैं इलेक्शन कमीशन को मोबाइल फोन दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन हैक करके दिखा दे। जब कोई चीज हमें मिलेगी, उस पर शोध होगी, उस पर रिसर्च होगी, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी चीज कैसे हैक होती है। अब मैं आपके हाथ में मोबाइल फोन थमा दूं, आप मोबाइल फोन खोल ही नहीं पाएंगी, खोल ही नहीं पाएंगी। अब एक बात मुझे बताइए, खोलेंगी तो जब आप उसको देखेंगी, उस पर रिसर्च करेंगी कि इस पर कहाँ पेच लग रहे हैं, कौन से टूल से ये खुलता है। ठीक उसी तरीके से जब तक ईवीएम आएगा नहीं, जो हमारे एडवोकेट से, मैं भी खुद एडवोकेट हूँ, हमारे एडवोकेट जो है, हम तमाम लोग मशीन मांग रहे हैं, आप मशीन क्यों नहीं देते? दीजिए भैया, आप जब देंगे तभी तो लोग उस पर रिसर्च करेंगे। आपको मैं ऑन द स्पॉट कोई चीज़ पकड़ा दूं, अभी मैं आपसे कह दूं ऑन द स्पॉट आप किसी चीज़ के ऊपर भाषण दे दो या आप किसी चीज़ के ऊपर इंटरव्यू आप नहीं ले पाएंगी, क्योंकि जब तक आपके पास किसी चीज़ की पूर्णतः रिसर्च और जानकारी नहीं होगी, आप किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकती हैं। ये इम्पॉसिबल है। तो इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा है, तो मैं भी इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट भी हैक होते हैं, कंप्यूटर भी हैक होता है, मोबाइल फोन भी हैक होता है, तो इलेक्शन कमीशन करके दिखा दे। इलेक्शन कमीशन बदले में ये जवाब देगा कि भैया आप मुझे कुछ समय दो, मैं करके दिखाता हूं। तो यही जवाब हम दे रहे हैं, आप हमें मशीन दो और समय दो, हम करके दिखाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर ईवीएम रखा जाता है चुनाव के दौरान, उसे जब खोला जाता है उसकी वीडियोग्राफी होती है, विपक्ष के भी नेता होते हैं, पक्ष के भी, सभी के उपस्थिति में वो खोला जाता है, सबके सामने वोटिंग करके भी, चेक करके भी दिखाया जाता है कि ईवीएम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माननीय पत्रकार महोदय, आपका जो काम है वो देश को जगाने का है, ना कि सुला देने का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ये नहीं, जो दलील दी जा रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। आप उस दलील का जवाब तो जनता से पहले एक पत्रकार को दे देना चाहिए, और दलील पत्रकार तुरंत मुंह पर देके हमारे इलेक्शन कमीशन की ओर बोले कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी ईवीएम तो कई जगह पकड़ी गई, कई चुनावों में पकड़ी गई, किससे छिपी है बताओ आपकी ईवीएम?
कभी खेत में पाई जाती हैं, कभी कब्रिस्तान में पाई जाती हैं, कभी रोडों पर पाई जाती हैं, कभी ट्रकों में पाई जाती हैं। आप बताइए ना वो कैसे पहुंच जाती हैं? क्या ईवीएम के टाइम, अरे एक मिनट रुक जाइए, क्या ईवीएम में रात को पाँव लग जाते हैं या भूत प्रेत लग जाते हैं उसके पीछे? बताइए ना आप मुझे, कैसे जाती है ईवीएम गायब? कोई पाँव वाँव लगे ईवीएम में? या ये भी मोदी जी की टेक्नोलॉजी है कि रात को ईवीएम चलने लगता है? नींद की बीमारी है क्या ईवीएम को कि रात में चलने लगता है अपने आप उठकर? तो ये सब चीजें जी। बैलेट पेपर के बॉक्स भी मिलते थे जी, बैलेट पेपर के बॉक्स भी चोरी होते थे उस टाइम पर कितनी पुलिस थी और आज क्या क्या है आपको पता है? मतलब अरे मेरे सवाल का जवाब दो। पुलिस नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के टाइम में? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आज हमारे पास इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, तमाम पुलिस बल है, यूपी पुलिस बल है, दिल्ली पुलिस बल है, एमपी पुलिस बल है, हमारे पास तमाम जगह की रेजिमेंट है, हमारे पास तमाम चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेज है, तमाम चीजें हैं। एक बात आप मुझे बताइए ना, हम पुलिस फोर्स लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया बैलेट पेपर तो आज भी, आप एक बात मुझे बताइए, जब वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद एक स्लिप जाती है ना ईवीएम के अंदर, जाती है ना, तो मैं कह रहा हूं कि वो डालने के बजाय एक आप बक्सा भी रख दो बगल में। जो आदमी ईवीएम का बटन दबा रहा है वो एक बटन बैलेट पेपर पे भी लगा सकता है कि स्टैंप, बात खत्म। उसमें कौन सा समय खराब होगा? वही समय प्रक्रिया लगेगी। एक आदमी जब बटन दबा रहा है, एक आदमी बटन दबाने में 10 सेकंड का समय लेता है मान लीजिए, तो स्टैंप लगाने में और 10 सेकंड का समय, 20 सेकंड ही तो होंगे। और एक ही टाइम में बैलेट पेपर जहां काउंटिंग हो रही है वहां ईवीएम भी, दोनों चीज की काउंटिंग हो जाएगी। सीधी सी बात है। और मैं आपसे कहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक राज्य में करा कर देख लीजिए, पूरे देश में मत कराइए। सीधी सी बात है। पार्टियां, कई सारे संगठन अलग होकर केवल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं भारत देश का नागरिक हूं, मेरे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सवाल तो जी लीजिए जी। और आप कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर का जो कागज निकलेगा बैलेट पेपर मशीन से, आप उसमें इलेक्शन की उसमें स्टैंप की बात कर रहे हैं। तो ये दो तरीके की जो बात है वो इलेक्शन कमीशन कैसे मान लेगा? एक बात तो करना सारी राजनीतिक पार्टियां। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मानेगा? इलेक्शन कमीशन इस देश का मालिक है, इस देश की मालिक जनता है। क्यों नहीं मानेगा इलेक्शन कमीशन? कौन चुनता है इलेक्शन कमीशन? कौन ये अधिकारी बन गए, इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए तो कुछ भी करेंगे? ये देश का सबसे बड़ा अधिकार है और ये अधिकार मुझे कोई ऐरा गैरा नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत देश के संविधान निर्माता देके गए हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है वोट डालने का अधिकार। और अगर इसी में घोटाला होगा तो आप एक बात मुझे बताइए, निष्पक्षता तो समाप्त हो जाएगी हर जगह से। अच्छा, आपने कहा भारत के नागरिक होने के तौर पे सारे जवाब दे रहे हैं। लगातार जवान और वकील सड़कों पर है, ईवीएम को लेकर बहुत आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी विपक्ष का नेता नहीं आ रहा, पार्टी नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? मैडम, ये जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की हो या ना हो, मेरे भारत देश के नागरिक होने के नाते प्रत्येक भारत देश के नागरिक की है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने देश को पहले भी चूसा और अब भी चूस रहे हैं, यही कह सकते हैं हम तो। विपक्ष सो रहा है अभी भी। विपक्ष, देखिए मैं आपको तो मौजूदा सत्ता पक्ष खून चूस रही है, ये आप समझ लीजिए, और विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष देख रहा है आए दिन कोई ना कोई नेता जेल में जा रहा है, किसी के ऊपर ईडी की, कभी किसी के ऊपर सीबीआई की, सबके ऊपर छापेमारियां चल रही हैं। तो विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा है, लेकिन हम आम जनमानस है, ये देश हमारा है, इस मिट्टी के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपना रक्त, अपना खून बहाया है, अपना बलिदान दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश के लिए आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो लगातार जो ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस पर आपने सुना मोहित शर्मा को, और हर किसी का यही कहना है कि अगर जनता को शक है ईवीएम पर तो चुनाव आयोग उनकी बात मान क्यों नहीं लेता और एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए परिणाम क्या आता है। क्योंकि भरोसा नहीं रहा ईवीएम पर, जो लोग जनता वोट दे रहे हैं उन्हें लगता है कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं और इस वजह से ईवीएम का बायकॉट किया जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।